प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, मैं पुनः मॉडल पेपर जो हल करवा रहा था उसमें मैंने पहले प्रश्न का 5 प्रश्न हल करवा दिया था और छठवां छूटा था उसको हल करेंगे। उसके बाद में प्रश्न 2 हल करेंगे इस वीडियो में। इसमें क्वेश्चन है बेटा कि बेलन जो है, एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां समान है और आधार की त्रिज्याएं समान है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। मतलब उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा, ये चीज देखना है। चलो देखते हैं बेटा। इसमें दिया है कि जो बेलन होती है वो इस प्रकार की आकृति होती है बेटा, ऐसे होती है। ये बेलन है, इसको हम लोग बेलन कहते हैं। और जो शंकु होती है वो इस प्रकार की आकृति होती है। शंकु को इसमें एल तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। एच ये जो होती है इसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं। और ये जो आर होती है इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और ये जो है इसकी ऊर्ध्व ऊंचाई है और आर ये त्रिज्या है। ठीक, तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, और जो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जैसा कि देखने से क्लियर है कि जितना आयतन इसका होगा उसका 1/3 होगा। अगर इसका आयतन 9 है तो इसका 3 होगा। अब दोनों में अनुपात क्या मिल रहा है बेटा, ध्यान से देखो। अब इसको अगर 9/3 लिख लें तो 3 त्रिका 9, मतलब 3:1 आ जाएगा आंसर। हमारा जो आंसर होगा बेटा ये होगा। बट अब अगर लगाया जाए तो कैसे होगा, जैसे आयतनों में अनुपात ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन ऊपर लिख दो और शंकु का नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एस कट जाएगा, बचेगा 1 फिर 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा बेटा बटा 1। अब 3:1, तो ये वाला आंसर सही है। और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बना रहे हैं आप तो नोट्स बना लीजिए। फिर आगे बेटा, आगे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मिटाल रहे हैं। अब हम प्रश्न 2 पर पहुंच रहे हैं बेटा। ये प्रश्न नंबर 2 में 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1-1 मार्क मिलेगा। 1 मार्क, एक प्रश्न को हल करने का 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, अब पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योगफल तथा गुणनफल फल क्रमशः 7 व 12 है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसका मैक्सिमम घात बेटा 2 होता है। मैक्सिमम घात 2 होता है, जैसे इसका मानक रूप जो है ax² + bx + c = 0 और a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं। इसका अधिकतम घात 2 है, मानक रूप ये होता है। अब इसमें दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 7 व 12 हैं। तो और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक, जितना मतलब अधिकतम घात 2 है तो 2 मूल, 3 है तो 3 मूल और 4 है तो 4 मूल। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि माना पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा है, दूसरा मूल बीटा है, दूसरा मूल क्या है बेटा, बीटा है। तो मूलों का योगफल दिया है, मतलब इनका दोनों का जोड़, अल्फा प्लस बीटा = 7 और अल्फा इंटू बीटा = दिया है बेटा 12। अब द्विघात समीकरण बराबर होता है, जो फार्मूला है द्विघात समीकरण बनाने का वो होता है x² - मूलों का योग, मतलब इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो अब हमारे पास मूलों का योगफल 7 है बेटा, उसके जगह पे 7 रख देंगे और गुणनफल 12 है, उसके जगह पे हम लोग 12 रख देंगे, बस ये लग गया। ये 7x + 12 ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला सवाल का हल हो गया बेटा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, दूसरे का हल करेंगे। इसमें दिया है कि त्रिज्या r के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या जो है r है। एक हमने ये सर्कल बना लिया, इसकी त्रिज्या r है। अगर r त्रिज्या है तो इसका व्यास हो गया बेटा। और व्यास क्या काम करता है, व्यास
दो अर्धवृत्तों में बांट देता है। किसको? वृत्त को। तो ये अर्धवृत्त ऊपर हो गया बेटा, अर्धवृत्त नीचे हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि अर्धवृत्त में बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो अर्धवृत्त में त्रिभुज बनता है वो मतलब समकोण बनाता है। परिध के साथ कोण जो बनता है समकोण, चाहे आप यहाँ त्रिभुज बना लीजिए, चाहे यहाँ कहीं भी आप त्रिभुज ड्रा करेंगे, किसी भी पॉइंट पर इसमें त्रिभुज अगर ड्रा किया जाएगा तो समकोण बनेगा। तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि हमने इस पॉइंट से इस प्रकार से कोण बनाया कि ये 90 अंश हो गया, और यहाँ से इसको मिलाने से मतलब यूं बोल लो कि हमने एक समद्विबाहु बना ली, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बना लिया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 90 अंश हो जाएगा। जब ये 90 अंश होगा तो अब इस प्रकार से बनाया गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये आपकी आधा इस पर लंब हो जाएगी, इस पर ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और जब ये लंब हो जाएगी बेटा तो ये त्रिज्या r हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r हो जाएगी, ये भी त्रिज्या r हो जाएगी। अब इससे बड़ी त्रिभुज वृत्त में नहीं बन सकती, इसको ABC मान लेते हैं। ये किसका है? 2 का खाका हल है बेटा। अब क्या है, इसको P मान लेते हैं। अब हमारी त्रिभुज जो है APB, सबसे बड़ी से बड़ी त्रिभुज क्या बनेगी? APB बनेगी। और ये क्या हो जाएगी? ये भी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से किसी भी बिंदु पर, इसको परिधि बोलते हैं, परिधि पर अगर हम लोग मिला रहे हैं बेटा तो क्या होगा? ये हमारी त्रिज्या R बनेगी। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमारे पास बेटा आधार भी है, आधार हमारी AB है, और AB बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, 2R। तो AB की जगह पे 2R हो जाएगा बेटा, 2R गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है? R। तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, R वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये सवाल नंबर 2 भी हल हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि a, -1, a + 5, a + 11 और a + 17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को करते हैं बेटा। ये जो है हमारा हल संख्या दूसरे का गा है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है बेटा पदों का योग। कोई भी पद इस तरह से समांतर माध्य आ गया, कुछ भी है, तो सारे पदों को पहले जोड़ेंगे बटा पदों की संख्या। अब सबसे पहले सारे पद जोड़ेंगे तो पद में और समांतर माध्य बराबर होता है बेटा। अब समांतर माध्य जो है वो दिया है, क्या दिया है? समांतर माध्य 10 दिया है बेटा, 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 10 लिखेंगे, इक्वल टू सारे पदों को जोड़ेंगे, a - 1 फिर प्लस a + 5 प्लस a + 11 प्लस a - 17 बटा कितने पद हैं? 1 2 3। ये पूरा एक पद माना जाएगा बेटा, यहाँ कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये पूरा एक, क्योंकि एक साथ है, ये भी पूरा एक, ये भी पूरा एक, ये भी पूरा एक, 4 पद, तो बटा 4। अब ये 10 हो जाएगा बेटा, ये 4 ये ऐसे जाती है, जुड़ जाएगा 4, ये 5, ये बेटा बन जाएगा 17 10 27, और एक 28 5 33, एक घट जाएगा 32। अब हम क्या करेंगे बेटा, 4 कॉमन ले लेंगे, 10 = 4 कॉमन लेंगे तो ये प्लस 32, 4 से 4 क्रॉस आउट कर दो बेटा, ये 10 हो गया, इक्वल टू ये प्लस 32। अब मतलब नो, अगर हमने 4 कॉमन लिया बेटा तो यहाँ 8 बचेगा। अब क्या करेंगे, 8 इधर घट जाएगा तो ये इक्वल टू 10 - 8, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यही आंसर होगा बेटा। आराम से पढ़िएगा बेटा, वीडियो रोक करके आराम से। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ। चलिए बेटा, अब हम लोग प्रश्न चौथे को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हल संख्या 2 का कह रहा है इसमें
साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। और ये मतलब जो है एक न्यून कोण है, तो आप इसमें a का मान पूछ रहा है बेटा क्या होगा। ठीक, a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है साइन a। ये हमारा फार्मूला है, ये होता है फार्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले पर इस साइन को इसके रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बेटा कॉस 90, अब ये की जगह पे बेटा यहाँ 3a है तो हम 3a लिखेंगे, 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब कॉस यहाँ भी मिल रहा है बेटा हमको, कॉस यहाँ भी। अब तुलना कराएंगे कि दोनों ये बराबर है तो a का मान क्या रख दें कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाए। तो 90 माइनस 3a इक्वल टू बेटा a माइनस 26। अब क्या करेंगे हम लोग, a को इधर लाओ तो माइनस 3a और माइनस a इक्वल टू माइनस 26 और ये 90 जाएगा माइनस, तो ये बेटा बन जाएगा माइनस 4a और ये बन जाएगा 6 9 2 11, 116 माइनस माइनस कट जाएगा, ये इक्वल टू 116 बटा 4। अब 116 को 4 से भाग कर देते हैं बेटा, तो 4 दूनी 8, फिर 3 36, 4 9 36, a का मान 29 अंश। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फिर इसके बाद में अगले में प्रश्न में हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे।